आज फिर पूरे दिन सेठ के घर बर्तन मांजते और आंगन साफ करते निकल गया। हाथों में दर्द हो रहा है, पीठ भी दर्द टूट रही है, लेकिन घर का खर्च चलाने के लिए सब सहना पड़ता है। और एक हमारी बहन है जो दिन भर घर में बैठी रहती है, जैसे उसे किसी चिंता में कोई मतलब ही नहीं। सच कह रही हो दीदी, कभी कभी तो मुझे भी लगता है बीना को हमारी मेहनत का कोई अंदाजा ही नहीं है। हम बाहर जाकर कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, लोगों की डांट सुनते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी जुटती है। दीदी ऐसा मत कहो, मैं जानती हूँ कि आप दोनों कितनी मेहनत करती हो, इसीलिए तो मैं घर के सारे काम संभालती हूँ ताकि आपको लौटकर थोड़ी शांति मिल सके। अगर आपको लगता है कि मैं काम कर रही हूँ तो मैं भी आपके साथ बाहर काम करने चल सकती हूँ। तुम बाहर काम करोगी? बीना, बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं होती जितनी तुम्हें लगती है। यहाँ चालाक लोग होते हैं जो सीधे का फायदा उठा लेते हैं। तुम्हारी जैसी भोली लड़की वहाँ एक दिन भी टिक नहीं पाएगी। और सच कहूँ तो तुम लोगों की बात सुनकर डर जाओगी और रोते हुए वापस घर भाग आओगी। तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है। तीनों बहनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी गली में लोगों की आवाजें तेज होने लगी। कोई बड़ी खबर पूरे गांव में फैल रही थी। दीदी जरा सुनो तो, गली में लोग इतनी जोर जोर से क्या बातें कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी खबर आई है। हाँ, राज दरबार से खबर आई है। लोग कह रहे हैं राजा महेंद्र ने पूरे राज्य के लोगों को महल में बुलाया है। हाँ, और सुना है कि वहाँ एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। राजा 7 कठिन चुनौतियाँ देंगे और जो भी उन सबको पार कर लेगा उसे महल में नौकरी और रहने के लिए बड़ा घर मिलेगा। सच में? अगर ऐसा है तो मैं भी वहाँ जाऊंगी। शायद भगवान हमें एक मौका देना चाहते हैं ताकि हमारा जीवन बदल सके। हम दोनों तो जरूर जाएंगे। ऐसी प्रतियोगिता में दिमाग और चालाकी चाहिए, और ये दोनों चीजें हमारे पास खूब है। लेकिन बीना, तुम्हारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तुम जैसी सीधी लड़की वहाँ सिर्फ परेशानी में पड़ जाएगी। ठीक है दीदी, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती तो भी मैं राजमहल जरूर जाऊंगी। मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। बीना की आवाज में पहली बार आत्मविश्वास की झलक दिखाई दी। माया और चित्रा उसकी बात पर हंसी आ रही थी। अगली सुबह राजमहल का विशाल प्रांगण लोगों से भर चुका था। राज्य के कोने कोने से आए लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए खड़े थे। उसी भीड़ में तीनों बहनें माया, चित्रा और बीना भी खड़ी थी। मेरे राज्य के नागरिकों, आज मैं तुम सबके सामने एक अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा करता हूँ। इस प्रतियोगिता में 7 कठिन चुनौतियां होंगी। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, धैर्य और समझदारी से इन 7 चुनौतियों को पार कर लेगा, उसे केवल राजमहल में सम्मानित स्थान ही नहीं मिलेगा, बल्कि रहने के लिए एक सुंदर घर और स्थायी काम भी दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर पूरी प्रांगण में हलचल मच गई। हर कोई सोच रहा था कि पहली चुनौती क्या होगी। अब मैं पहली चुनौती की घोषणा करता हूँ। तुम सबको मेरे लिए ऐसा फूल लाना होगा जो पत्थर का हो लेकिन उसमें सुगंध भी हो। याद रखो, जो इस पहेली को सही समझेगा वही इस चुनौती को जीत पाएगा। राजा की पहली चुनौती सबके सामने आ चुकी थी। राज्य में हलचल मच गई। हर कोई उस रहस्यमयी पहेली का उत्तर ढूंढने में जुट गया। ऐसा पत्थर का फूल जिसमें सुगंध भी हो। माया और चित्रा चालाकी से काम निकालने की योजना बना रही थी, जबकि बिना सच्चाई से उत्तर खोजने के लिए जंगलों और पहाड़ियों की ओर निकल पड़ी। चित्रा, लोग जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहेंगे और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी पत्थर को फूल की तरह तराश दें और उस पर तेज खुशबू वाला इत्र लगा दें, तो देखने वाले को यही लगेगा कि यही वह पत्थर का फूल है जिसकी राजा ने मांग की है। आखिर दरबार में कौन इतनी बारीकी से जांच करेगा? दीदी, आपकी सोच में कमाल की है। जब सब लोग असली चीज ढूंढने में समय बर्बाद करेंगे, तब हम अपनी चालाकी से काम निकाल लेंगे। अगर हमारी बनाई चीज राजा को पसंद आ गई, तो पहली चुनौती में हम सबको पीछे छोड़ देंगे और जीत की राह आसान हो जाएगी। उधर बीना पहाड़ियों के बीच भटक रही थी। उसके पैरों में थकान थी, लेकिन मन में अब भी उम्मीद जिंदा थी। ये पहेली जरूर किसी गहरी बात की ओर इशारा करती है। पत्थर का फूल और उसमें सुगंध,
इसका मतलब जरूर प्रकृति में कहीं ऐसी चीज होगी जिसे हम आम तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर मैं धैर्य रखूं और ध्यान में खोजूं तो शायद मुझे वह चीज मिल जाए जो इस पहेली का असली उत्तर हो। काफी देर बाद जब बीना एक पहली चट्टान के पास पहुंची, वहां पहाड़ी चट्टान को देखकर उसकी नजर पत्थर पर उगी एक अजीब सी काई पर पड़ी। अरे ये तो पत्थर पर उगा हुआ छोटा सा फूल जैसा दिखाई दे रहा है, और जब मैं इसे पास से देखती हूँ तो इसमें मिट्टी और बारिश की हल्की सुगंधी महसूस होती है। शायद यही वे चीज है जिसकी तलाश थी। लोग इसे साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन शायद यही इस पहेली का असली उत्तर है। अगली सुबह राजमहल का दरबार फिर से सजा। सभी प्रतियोगी अपनी अपनी चीज लेकर राजा के सामने खड़ी थी। तीनों बहनें भी वहां पहुंच चुकी थी। महाराज, हम आपके लिए पत्थर का फूल लेकर आए हैं। इसे हमने बड़ी सावधानी से तैयार किया है। ये पत्थर है और इसमें सुगंध भी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने आदेश दिया था। ये देखने में तो पत्थर का फूल लगता है और इसमें सच में सुगंध भी है, लेकिन किसी चीज को सिर्फ देखने से ही उसका सच पता नहीं चलता। महाराज, मैं भी जो चीज लाई हूँ वह किसी कारीगर की बनाई हुई नहीं है। ये प्रकृति की देन है। पहाड़ की चट्टानों पर उगने वाली ये छोटी सी काई पत्थर, और इसमें मिट्टी की प्राकृतिक सुगंध होती है। मुझे लगा कि यही आपकी पहेली का शायद असली उत्तर होगा। राजा ने दोनों चीजों को ध्यान से देखा। कुछ क्षणों के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। माया और चित्रा, तुमने चालाकी से एक नकली चीज बनाकर मुझे प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन बीना ने प्रकृति को समझकर असली उत्तर खोजा है। इसलिए इस पहली चुनौती में विजय बीना की होगी। पहली चुनौती का परिणाम सामने आ चुका था। दरबार में खड़े लोग अब बीना की बुद्धि और धैर्य की चर्चा करने लगी थी। माया और चित्रा के चेहरे पर नाराजगी और जलन साफ दिखाई दे रही थी। राजा महेंद्र कुछ क्षणों तक एक शांत बैठी रही, मानो अगली चुनौती के बारे में सोच रही हूँ। अब मैं तुम सबको दूसरी चुनौती देता हूँ। मुझे ऐसा जल ला कर दो जो देखने में पानी जैसा हो, लेकिन उसे छूने पर हाथ गीला ना करे। जो इस पहेली का सही अर्थ समझकर मेरे सामने वो सूखा जल प्रस्तुत करेगा, वही इस चुनौती में विजेता माना जाएगा। राजा की दूसरी चुनौती अब सबके सामने थी। कुछ लोग सोच में डूब गए। माया और चित्रा भी तेज कदमों से बाजार की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस बार वे किसी भी तरह बीना से आगे निकल जाएंगी। चित्रा, इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। पहली चुनौती में उस बीना ने हमें पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब हमें उससे आगे निकलना ही होगा। चित्रा, हमें ये समझना होगा कि राजा ने जो सूखा जल मांगा है वह असली पानी तो नहीं हो सकता। अगर कोई चीज पानी जैसी दिखाई देती हो लेकिन हाथ को गीला ना करे, तो वही इस पहेली का उत्तर हो सकता है। इस बाजार में तरह तरह के जादूगर और अजीब चीजें बेचने वाले लोग होते हैं। अगर हम थोड़ी खोज करें तो जरूर ऐसी चीज मिल जाएगी जो राजा की इस पहेली का जवाब बन सके। तभी चित्रा की नजर एक मेज पे गई, जहाँ कुछ बोतलों में चमकदार तरल रखे हुए थे। दीदी देखो, उधर वह अजीब सा आदमी खड़ा है। उसके सामने कांच की बोतलों में अलग अलग तरह के चमकदार तरल रखे हुए हैं। शायद वह कोई जादूगर या वैद्य होगा। अगर उसके पास ऐसी कोई चीज है जो पानी जैसी दिखती हो लेकिन असली पानी ना हो, तो हमारी समस्या यही खत्म हो सकती है। दोनों बहनें उस बूढ़े जादूगर के पास पहुंची, जिसकी मेज पर कई विचित्र बोतलें रखी थी। तुम दोनों बहनें किसी खास चीज की तलाश में लगती हो। तुम्हारी आंखों में जल्दी जीतने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। बताओ, आखिर तुम ढूंढ क्या रही हो? हमें ऐसी चीज चाहिए जो देखने में बिल्कुल पानी जैसी हो, लेकिन उसे छूने पर हाथ गीला ना करे। ये कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसी चीज है तो हम उसे खरीदने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मेरे पास एक ऐसा द्रव है जो पानी जैसा दिखता है, लेकिन ये असली पानी नहीं है। इसे हाथ में लेने पर तुम्हारा हाथ गीला नहीं होगा, लेकिन याद रखना, हर चीज का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, वरना उसका परिणाम भी अजीब हो सकता है। दीदी, यही तो हमें चाहिए था। अगर हम इसे राजा को दे देंगे तो उन्हें लगेगा कि हमने सचमुच सूखा जल ढूंढ लिया है। इस बार बिना चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन हमें हराना उसके बस का नहीं है। उधर बीना भी इस पहेली को समझने की कोशिश कर रही थी। वह कई जगह गई, कई लोगों से पूछा, लेकिन उसे कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला
जो उसे सही लगे। मैंने इतनी जगह खोजी, इतने लोगों से पूछा, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा पानी कैसे हो सकता है जो हाथ को गीला ना करे। शायद इस बार मैं पहेली का उत्तर नहीं ढूंढ पाऊंगी। रात बीत गई और अगली सुबह फिर से राजमहल का दरबार सज गया। राजा सबके उत्तर देखते हैं, फिर वे फैसला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस चुनौती का विजेता माया और चित्रा है। अब प्रतियोगिता का अंक बराबर हो चुका है, इसलिए अगली चुनौती और भी कठिन होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुझे ऐसी जगह दिखाओ जो धरती पर हो, लेकिन उसमें पूरा आसमान साफ दिखाई दे। राजा की ये पहेली भी किसी साधारण उत्तर की ओर इशारा नहीं कर रही। जमीन का आईना जिसमें आसमान दिखाई दे, इसका मतलब जरूर ऐसी जगह जहाँ धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हो। राजा की तीसरी चुनौती अब सबके सामने थी। कुछ लोग सोच में डूब गए, कुछ तुरंत से बाहर निकल पड़ी। बीना प्रकृति की ओर निकल पड़ी। राजा ने कहा है कि जमीन की ऐसे हिस्से में देखो जिसमें पूरा आसमान दिखाई दे। अगर मैं इस बात को ध्यान से समझूं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ऐसी जगह जहां आकाश का प्रतिबिंब धरती पर आता रहता हो। शायद कोई शांत जल या कोई ऐसी जगह, ऐसी स्थिर जहां आसमान साफ झलक रहा हो। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि धैर्य से हर जगह को ध्यान से देखना होगा। उधर माया और चित्रा भी जल्दी जल्दी रास्ता तय कर रही थी, लेकिन उनके मन में घबराहट बढ़ रही थी। चित्रा, हमें जल्दी कोई उत्तर ढूंढना होगा। अगर हम देर करते हैं तो वह बीना फिर से हमसे आगे निकल जाएगी। लेकिन ये पहेली भी अजीब है। जमीन का आईना आखिर हो क्या सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत दिशा में भटक जाएं और मौका हमारे हाथ से निकल जाए? दीदी, मुझे लग रहा है कि हम रास्ता ही भूल गए हैं। हम इतने समय से चलते जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही है जहां आसमान धरती पर दिखाई देता हो। अगर हमें जल्दी कुछ नहीं मिला तो इस बार भी वह बीना जीत सकती है। इसी बीच बीना पहाड़ियों की बीच चलती चलती एक शांत जगह पर पहुंची। वहां एक नीली जल थी, नीली झील जिसका पानी बिल्कुल स्थिर था। अरे, ये झील कितनी शांत और साफ है। जब मैं इसके पानी को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान इसी में उतर आया है। बादल, नीला आकाश और सूरज की हल्की रोशनी, सब कुछ इसमें साफ दिखाई दे रहा है। शायद यही वे जमीन का आईना है जिसकी राजा ने बात की थी। अगली सुबह फिर से राजमहल का दरबार सजा। सभी प्रतियोगी अपने अपने उत्तर लेकर राजा के सामने खड़े थे। महाराज, मैं आपको ऐसी जगह दिखाना चाहती हूँ जहाँ धरती पर खड़ी होकर पूरा आसमान साफ दिखाई देता है। वह एक शांत झील है जिसका पानी इतना स्थिर और साफ है कि उसमें आकाश का पूरा प्रतिबिंब आता है। मुझे लगा कि यही जमीन का आईना हो सकता है जिसकी आपने बात की थी। राजा माया और चित्रा की ओर देखते हैं। वो दोनों कुछ नहीं बोल पाती, इसीलिए इस चुनौती की विजेता बीना बन जाती है। बीना, तुमने इस पहेली का अर्थ बहुत सही समझा है। धरती पर स्थित शांत जल वास्तव में ऐसा आईना बन जाता है जिसमें पूरा आकाश दिखाई देता है। इसलिए इस तीसरी चुनौती में विजय तुम्हारी होगी। तीसरी चुनौती का परिणाम सामने आ चुका था और माया चित्रा के मन में ईर्ष्या और भी गहरी हो गई थी। अब तक की चुनौतियों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रतियोगिता में केवल ताकत या चालाकी ही नहीं, बल्कि गहरी समझ और ध्यान भी आवश्यक है। इसलिए अब मैं तुम स्व को चौथी चुनौती देता हूँ। तुम मुझे ऐसी दीवार दिखाओ जो मेरे हर शब्द का उत्तर दे सके। याद रखो, ये कोई साधारण काम नहीं है। राजा की चौथी चुनौती अब सबके सामने थी, लेकिन इस बार माया और चित्रा के मन में एक अलग ही योजना बन रही थी और बीना फिर से सच्चे उत्तर की तलाश में निकल पड़ी। चित्रा, मुझे एक ऐसी जगह याद आ रही है जहां हम बचपन में खेलते थे। वहां पहाड़ी चट्टानों के बीच खड़े होकर अगर कोई जोर से बोलता है तो वही आवाज थोड़ी देर बाद वापस सुनाई देती है। लोग उसे गूंज कहते हैं। अगर हम राजा को वहां ले जाएं और उससे कुछ बोलने को कहें तो दीवार खुद उनके शब्दों का उत्तर देती हुई लगेगी। यही हमारी जीत का रास्ता हो सकता है। दीदी, ये तो सच में बहुत अच्छी योजना है। अगर राजा को वही आवाज वापस सुनाई देगी तो उन्हें लगेगा कि दीवार सच में बोल रही है। लेकिन एक बात और सोचनी होगी, अगर बीना भी उसी जगह पहुंच गई तो वह भी वही उत्तर दिखा सकती है। इसीलिए हमें उसे किसी और दिशा में भेजना होगा ताकि वह सही जगह तक पहुंच ही ना सके। कुछ देर बाद दोनों
बीना के पास पहुंची और बड़ी चालाकी से उससे बात करने लगी। बीना, हम भी इस पहेली को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगता है कि शहर के पुराने किले की दीवारों में कुछ अजीब रहस्य छिपा हुआ है। शायद वही दीवार राजा के शब्दों का जवाब देती है। अगर तुम वहां जाकर ध्यान से खोजोगी तो शायद तुम्हें इस पहेली का उत्तर मिल जाए। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो मैं जरूर वहां जाकर देखूंगी। मैं किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि सही उत्तर खोजने के लिए ये प्रयास कर रही हूँ। बीना पुराने किले की ओर चली गई, जबकि माया और चित्रा जल्दी जल्दी पहाड़ियों की उस जगह पहुंची जहां चट्टानों के बीच गूंज सुनाई देती थी। दीदी, ये वही जगह है। जब यहाँ कोई जोर से बोलता है तो आवाज वापस लौटती है। अगर राजा यहाँ खड़े होकर कुछ कहेंगे तो दीवार उनके शब्दों को दोहराएगी और उन्हें लगेगा कि दीवार सच में बोल रही है। अगली सुबह फिर से राजमहल का दरबार सजा। सभी प्रतियोगी अपने अपने उत्तर लेकर राजा के सामने खड़ी थी। महाराज, जंगल में वो ऊंची चट्टान वाली गुफा, वहां इंसान खड़ा होकर कुछ भी बोले तो वो आवाज वापस आती है और ऐसा प्रतीक होता है जैसे दीवार बोल रही हो। ये सच है कि पहाड़ी चट्टानों से टकराकर आवाज वापस लौटती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे दीवार स्वयं उत्तर दे रही हो। तुम दोनों ने इस पहेली का उत्तर ढूंढने में समझदारी दिखाई है, इसलिए इस चौथी चुनौती में अंक माया और चित्रा को दिया जाता है। चौथी चुनौती का परिणाम सामने आ चुका था। माया और चित्रा की चालाकी इस बार काम कर गई थी। राजा महेंद्र कुछ देर तक सबको शांत होकर देखती रही। फिर उन्होंने अगली चुनौती देने के लिए अपना हाथ उठाया। अब तक की 4 चुनौतियों में तुम सब ने अपनी अपनी बुद्धि और प्रयास का परिचय दिया है। कभी सच्ची समझ जीत गई तो कभी चतुराई ने बाजी मार ली। लेकिन अब मैं तुम्हें 5वीं चुनौती देता हूँ। तुम सब मेरे लिए ऐसी वस्तु लेकर आओ जो केवल अंधेरे में सोने की तरह चमकती हो। राजा महेंद्र की 5वीं चुनौती सुनने के बाद सभी प्रतियोगी अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ी। अंधेरे का सोना, ये शब्द सुनने में जितना आकर्षक था उसका अर्थ समझना उतना ही कठिन था। राजा ने ऐसी चीज मांगी है जो केवल अंधेरे में सोने जैसी चमके। इसका मतलब जरूर कोई प्राकृतिक रहस्य होगा, क्योंकि असली सोना तो उजाले में ही चमकता है। शायद जंगलों की गुफाओं में या रात के अंधेरे में ऐसी कोई चीज मिले जो अपनी रोशनी खुद फैलाती हो। उधर माया और चित्रा भी तेजी से बाजार की ओर निकल पड़ी। उसके मन में फिर से कोई चाल चलने का विचार था। चित्रा, अगर हम सच में अंधेरे में चमकने वाली कोई चीज नहीं ढूंढ पाए तो हमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में ऐसे कई लोग होते हैं जो चमकदार चूरन या रंग बेचते हैं। अगर हम कोई ऐसा चूरन ले जाएं जो उजाले में चमके तो दूर से देखने पर वह सोने जैसा ही लगेगा। राजा को बस चमक दिखाई देगी और शायद वह उसे ही अंधेरे का सोना समझ ले। दीदी, आपकी बात सही है। लोग अक्सर वही देखते हैं जो उन्हें ऊपर ऊपर से दिखाई देता है। अगर हमारा लाया हुआ चूरन सोने जैसा चमकता हुआ लगेगा तो राजा को भी लगेगा कि हमने उनकी पहेली का उत्तर खोज लिया है। इधर बीना जंगल के भीतर एक अंधेरी गुफा में पहुंच गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल हल्की हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पे गई। अरे, ये कैसी चमक है? जब गुफा के अंदर पूरा अंधेरा है तब भी ये छोटी छोटी जीव ऐसे चमक रहे हैं जैसे रात में छोटे छोटे सितारे धरती पर उतर आते हो। ये जुगनू है और इनकी रोशनी सच में सोने जैसी चमक रही है। शायद यही वह चीज है जिसकी राजा ने बात की थी, अंधेरे में चमकने वाला सोना। अगली सुबह राजमहल का दरबार फिर से सजा। सभी प्रतियोगी अपनी अपनी चीजें लेकर राजा के सामने खड़ी थी। महाराज, मैं आपके लिए कोई कीमती धातु नहीं लाई हूँ, लेकिन जंगल की एक गुफा में मुझे ऐसे छोटे जीव मिले जो केवल अंधेरे में चमकते हैं। जब चारों तरफ अंधेरा होता है तब उनकी रोशनी सोने की तरह चमकती है। मुझे लगा कि यही वह चीज है, अंधेरे का सोना, जिसकी आपने बात की थी। बीना, तुमने इस पहेली का असली अर्थ समझा है। अंधेरे में चमकने वाली ये जुगनू सच में प्रकृति के अनमोल रत्न हैं। इसीलिए इस 5वीं चुनौती का अंक बीना को दिया जाता है। दरबार में एक बार फिर हलचल मच गई। अब प्रतियोगिता का अंक फिर बदल चुका था। बिना आगे निकल चुकी थी, लेकिन अभी 2 चुनौतियां बाकी थी और माया चित्रा की ईर्ष्या अब पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी।
अब तक की 5 चुनौतियों ने ये साबित कर दिया है कि केवल ताकत या चालाकी से नहीं बल्कि समझ और धैर्य से भी जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन अब मैं तुम्हें छठी चुनौती देता हूँ। तुम सबको मेरे लिए हवा का संगीत सुनाना होगा। छठी चुनौती के लिए सभी प्रतियोगी अलग अलग जगहों पर हवा का संगीत खोजने निकल पड़े। बीना जंगल में पेड़ों और घाटियों के बीच हवा की आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ माया और चित्रा के मन में एक नई चाल जन्म ले चुकी थी। चित्रा, इस बार हमें बहुत सावधानी से सोचना होगा। अगर हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें जिससे हवा गुजरते ही संगीत जैसी आवाज आने लगे तो हम इस चुनौती को आसानी से जीत सकते हैं। हमें ऐसी चीज ढूंढनी होगी, हमें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां हवा अपने आप कोई धुन बना दे, या फिर हमें खुद कोई चालाक तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हवा की आवाज सच में संगीत जैसी लगे। तभी माया की नजर बांस के पेड़ों पे जाती है। चित्रा देखो, ये बांस के लंबे पेड़ कितने खोखले होते हैं। अगर हम इनसे छोटे छोटे छेद करते और हवा इनके बीच से गुजरे तो बिल्कुल बांसुरी जैसी आवाज निकल सकती है। राजा ने तो बस ये कहा है कि हवा से संगीत बनना चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि तरीका कैसा होना चाहिए। दीदी, ये तो बहुत ही चतुर योजना है। जब हवा इन बांसों से गुजरेगी और मधुर धुन निकलेगी तो कोई भी ये नहीं समझ पाएगा कि हमने इसमें पहले से ही छेद किए हैं। सबको लगेगा कि ये तो हवा का प्राकृतिक संगीत है। दोनों बहनों ने जल्दी जल्दी कई बांसों में छेद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब तेज हवा चली तो उन बांसों से सच में बांसुरी जैसी मधुर धुन निकलने लगी। दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। इधर बीना भटक ही रही थी। मैंने पूरे जंगल में घूम कर देखा, पेड़ों की सरसराहट सुनी, नदी के किनारे भी बैठकर हवा की आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई संगीत नहीं मिला जो सच में हवा से पैदा हो। शायद मैं अभी उस रहस्य को समझ नहीं पाई हूँ। फिर भी मुझे झूठ या चालाकी का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सच्ची जीत वही होती है जो ईमानदारी से मिले। अगले दिन राजमहल का दरबार फिर से सजा। सभी प्रतियोगी अपनी अपनी खोज लेकर राजा महेंद्र के सामने खड़े थे। महाराज, हम आपको हवा के संगीत सुनाना चाहते हैं। हमने जंगल में एक ऐसी जगह खोजी जहां हवा जब बांसों के बीच से गुजरती है तो अपने आप मधुर धुन बना देती है। ये संगीत सुनने में इतना सुंदर लगता है कि कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। हमें लगा कि यही वह हवा का संगीत है जिसकी आवाज आप सुनना चाहते हैं। ये धुन सच में बहुत मधुर है। तुम दोनों ने इस चुनौती को पूरा करने का एक अनोखा तरीका खोजा है, इसलिए इस छठी चुनौती का अंक माया और चित्रा को दिया जाता है। छठी चुनौती के परिणाम के बाद दरबार में एक अजीब सा उत्साह फैल गया था। अब तक की प्रतियोगिता पूरी तरह बराबरी पर आ चुकी थी। बीना के 3 अंक थे और माया और चित्रा के भी 3 अंक हो चुके थे। सबकी नजरें अब राजा महेंद्र पर टिकी थी, क्योंकि अगली चुनौती ही तय करने वाली थी कि इस प्रतियोगिता का असली विजेता कौन होगा। अब समय आ गया है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का। तुम सबको मेरे लिए ऐसी वस्तु लानी होगी जिसमें पानी की याद हो। जो इस पहेली को सही तरीके से समझेगा वही सच्चा विजेता होगा। सब अपने अपने उत्तर ढूंढने निकल गए। बीना फिर जंगल के रास्ते निकल पड़ी थी। महाराज की ये पहेली भी पहले की तरह रहस्यमय है। पानी की याद, इसका मतलब जरूर ऐसी चीज जो हमें पानी की शक्ति और उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाए। अंतिम चुनौती की तलाश में बीना जंगल के रास्तों से गुजरते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचती है। कुछ दिन पहले उसने वहीं एक भूखे आदमी को खाना खिलाया था। अब वह उसी जगह को मिट्टी उठाकर ध्यान से देख रही थी, जैसे उसे उस मिट्टी में किसी रहस्य की झलक मिल गई हो। तभी दूर से माया और चित्रा उसे देख लेती हैं। जब मैंने उस भूखे व्यक्ति को यहाँ बैठकर खाना दिया था तब उसकी आंखों में जो राहत और खुशी थी वह मुझे अब भी याद है। ये मिट्टी शायद साधारण दिखती है, लेकिन इसमें उस पल की करुणा और इंसानियत की याद बस गई है। शायद पानी की याद का मतलब भी यही है कि किसी जगह पर जीवन की छाप रह जाती है। जैसे पानी जमीन को जीवन देता है, वैसे ही दया इंसान के दिल को सींचती है। चित्रा, देखो तो सही, बीना यहाँ इस मंदिर के पास की मिट्टी क्यों उठा रही है? जरूर इसे फिर से कोई एहसास हुआ है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर ये सच में इस पहेली का उत्तर लेकर राजा के पास पहुंच गई तो प्रतियोगिता हमेशा के लिए उसके नाम हो जाएगी। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
दीदी आप सही कह रही हैं, हर बार किसी ना किसी तरह ये हमसे आगे निकली जाती है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो हमें कभी मौका नहीं मिलेगा। दोनों बीना के पास आ जाती हैं। उन्हें देखकर बीना थोड़ा चौंक जाती है। दीदी तुम दोनों यहाँ, अगर तुम भी इस चुनौती की तलाश में आई हो तो आओ हम साथ मिलकर सोचते हैं। बस बहुत हो गया बीना, हर बार तुम्हारी यही मासूमियत हमें पीछे छोड़ देती है। तुम्हें पता भी है कि अगर तुम जीत गई तो हमें हमेशा के लिए तुम्हारी छाया में जीना पड़ेगा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इस बार हम ही जीतेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना भी बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। अगले ही पल माया और चित्रा ने मिलकर बीना को धक्का दे दिया। बीना संतुलन खो बैठी और पास ही मौजूद एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ी। वहीं चित्रा और माया मिट्टी लेकर वहां से भाग जाती हैं। बीना जमीन पर घायल और बेहोश पड़ी थी। समय जैसे थम सा गया था। तभी अचानक वहां एक तेजस्वी साधु प्रकट होती है, जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति और प्रकाश था। उठो बेटी, डरने की कोई बात नहीं है। मैं सब देख रहा था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हारी बहनों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन सच्चाई को कभी कोई मिटा नहीं सकता। पापा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। मेरी अपनी ही बहनों ने मुझे मारने की कोशिश की, सिर्फ इसके लिए कि वे प्रतियोगिता जीत सकी। मुझे उनसे नफरत नहीं है, लेकिन उनके इस व्यवहार से मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। अगर मैं राजमहल तक पहुंच भी गई तो क्या कोई मेरी बात पर विश्वास करेगा? शायद सबको लगेगा कि मैं हार कर बहाने बना रही हूँ। बेटी, सच्चाई को साबित करने के लिए किसी छल या ताकत की जरूरत नहीं होती। समय खुद ही सच्चाई को उजागर कर देता है। तुम इस मिट्टी को अपने साथ लेकर राजमहल जाओ और बिना किसी डर के राजा के सामने सच बता देना। मैं तुम्हें ये पवित्र जल दे रहा हूँ। ये तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हें सही समय पर वहाँ पहुँचा देगा। याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सच्चा दिल होता है। बाबा के आशीर्वाद से बीना को नई शक्ति मिलती है। वह धीरे धीरे उठती है, अपने हाथ में उस मिट्टी को कसकर पकड़ती है और राजमहल की ओर चल पड़ती है। राजमहल का दरबार एक बार फिर सजा हुआ था। राजा महेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे और सभी दरबारी अंतिम चुनौती के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। महाराज, हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बीना इस अंतिम चुनौती में हार मानकर कहीं चली गई है। हम तीनों जंगल में अलग अलग दिशाओं में पानी की याद ढूंढने निकले थे, लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद ही ये कह दिया कि ये पहेली उसके समझ के बाहर है। उसने कहा कि अब वह इस प्रतियोगिता में आगे भाग नहीं लेना चाहती। हमें लगा कि शायद वह थक गई है या हार से डर गई है, इसलिए वह हमें वहीं छोड़कर वापस लौट गई। ये बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। फिर भी यदि वो उपस्थित नहीं हुई है तो हमें नियमों के अनुसार निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ समय और प्रतीक्षा करना उचित समझता हूँ। राज दरबार में सब लोग अंतिम निर्णय का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी दरबार के द्वार पर हलचल हुई। थकी हुई लेकिन दृढ़ कदमों से चलती हुई बीना अंदर आई। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। महाराज, मुझे देर से आने के लिए क्षमा कीजिए। रास्ते में मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी, जिसकी वजह से मैं समय पर यहाँ नहीं पहुँच सकी। लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। मैं वही चीज लेकर आई हूँ जिसमें पानी की आग छिपी हुई है। ये वही मिट्टी है जिसे मैंने मंदिर के पास से उठाया था, वही जगह जहाँ मैंने एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराया था। उस मिट्टी में उस क्षण की करुणा, जीवन और पानी की तरह बहने वाली दया की याद बस गई है। बीना, तुम्हारी बात सुनकर मुझे ये समझने की इच्छा हो रही है कि तुम इस मिट्टी को पानी की याद क्यों कह रही हो। महाराज, पानी केवल प्यास बुझाने वाली चीज नहीं है, बल्कि जीवन देने वाली शक्ति है। जब मैंने उस भूखे व्यक्ति को भोजन दिया तो उसकी आंखों में जो कृतज्ञता और संतोष था, वह उसी तरह था जैसे सूखी धरती को पानी मिलने पर जीवन लौट आता है। उस जगह की मिट्टी में उसी दया और जीवन की याद बस गई है। इसीलिए मुझे लगा कि ये पानी की याद है, क्योंकि पानी की तरह दया भी जीवन को जीवित रखती है। बीना की बात सुनने के बाद पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई राजा महेंद्र की ओर देख रहा था, क्योंकि अब वही तय करने वाले थे कि इस प्रतियोगिता का असली विजेता कौन होगा। माया और चित्रा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बीना, तुम्हारी बातों में केवल शब्द नहीं बल्कि सच्चाई और अनुभव की गहराई दिखाई देती है। लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी।
माया और चित्रा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सच सच बताओ कि जंगल में वास्तव में क्या हुआ था। याद रखो, राज दरबार में झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है। महाराज, हम बस इतना जानते थे कि बीना हमारे साथ नहीं थी, इसीलिए हमें लगा कि ये प्रतियोगिता छोड़कर चली गई है। हम दोनों भी अपनी अपनी खोज में व्यस्त थे, इसीलिए हमें ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। अगर हमारी बातों से कोई गलतफहमी हुई है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। महाराज, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन सच ये है कि जब मैं मंदिर के पास की मिट्टी उठा रही थी तभी माया और चित्रा ने मुझे देख लिया। उन्हें लगा कि शायद मुझे पहेली का उत्तर मिल गया है। उसी डर और ईर्ष्या से इन्होंने मुझे गड्ढे में धक्का दे दिया, जिससे मैं घायल होकर वहीं बेहोश हो गई थी। अगर एक दयालु बाबा ना बचाती तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी भी ना हो पाती। इतना सुनते ही राजा महेंद्र काफी क्रोधित हो जाते हैं। माया और चित्रा, तुम्हारे लालच और ईर्ष्या ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया। इस प्रतियोगिता की सच्ची विजेता बीना है और तुम दोनों को सजा दी जाएगी। सिपाहियों, ले जाओ इनको। महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरी बहनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन फिर भी वे मेरी अपनी बहनें हैं जिनके साथ मैंने बचपन से कई साल बिताए हैं। अगर आज उन्हें जेल हो जाती है तो शायद ये अपनी गलती समझने की बजाय और भी कठोर हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि इन्हें एक मौका दें ताकि वे अपनी गलती को समझ सकें और अपने जीवन को सही रास्ते पर ला सकें। बीना, तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, फिर भी तुम्हारे दिल में दया है। ये साबित करता है कि तुम सच में इस राज्य का नेतृत्व करने के योग्य हो। बीना, आज हमने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। हमने ईर्ष्या और लालच में आकर तुम्हारे साथ जो किया वह बहुत बड़ा पाप था। अगर तुमने आज हमें माफ नहीं किया होता तो शायद हम जिंदगी भर इस बोझ के साथ जीते रहते। इस तरह 7 शर्तों की ये कठिन परीक्षा समाप्त हुई। बीना की सच्चाई, दया और धैर्य ने अंत में उसे जीत दिला दी।